patient cannot raise his arm above the shoulder, sensory loss will be little surface of the arm. तो क्या चलेगी इसमें, जो अपर शोल्डर का एरिया है वो एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है और सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, और सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड जो है वो हमारी एबडक्शन करवाते हैं। तो वो दोनों नहीं हो रहे तो दोनों चली गई हमारे पास नर्व्स उसकी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस है विद स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच और सिक्रेटेड वैट्स। तो थोड़ा अच्छा, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ी इनकम्प्लीट लग रही है क्योंकि एफएसएच जो है वो ऐड करता है सेटोलाइज सेल्स पे, तो जो है वो आगे से उनकी जो साथ उसके मिल के काम करता है, तो ये इसमें साथ उसके इनहिबिन होता है और इन दोनों का रेगुलेशन से काम चलता है कि जो patient with the difference between the PCT and DCT. So PCT has the brush border, trachea is divided into T4, T5, resulting from the excessive eversion most likely demonstrate which structure will be damaged. तो eversion हो गई है तो उसका डेल्टॉइड लिगामेंट चला गया। जब आप बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो अंडर वाला टूट रहेगा, और अंदर वाले लेके जाएंगे तो बाहर से टूटेंगे तो अंदर वाला। HLB27 इज एसोसिएटेड विद, मैंने आपको HLB27 का पेयर याद करवाया था। पेयर से क्या था, सोराइसिस था और एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, IBD था, और साथ आर से था रेक्टिव आर्थराइटिस, और आर से रीटर सिंड्रोम भी होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इसमें सोराइसिस का पूरा HLB27 है, ठीक है। सोराइटिक आर्थराइटिस सिर्फ HLB27 नहीं है, पूरा सोराइसिस ही HLB27 है। पेशेंट विद डिलेड प्यूबर्टी वो क्या है भाई, गायनेकोमेस्टिया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। उसके बाद है पेशेंट विद डायग्नोसिस विद एब्डोमिनल एंजाइना। एब्डोमिनल एंजाइना क्या होता है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है वो उस बंदे की कट जाती है, उसका एंजाइना हो जाता है, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक सप्लाई करती है असेंडिंग कोलॉन को, फिर ट्रांसफर्स को, आधा ट्रांसफर्स को करती है, ठीक है। और बाकी जो 1/3 होता है ट्रांसफर्स का और बाकी डिसेंडिंग को करती है इंफीरियर मेजेंटेरिक। तो इसमें सुपीरियर मेजेंटेरिक चली गई तो पीछे डिसेंडिंग कोलॉन बच गया। पेशेंट में नर्वी क्लास नाइफ, तो ये है अपर मोटर न्यूरॉन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, हिप्पोकैम्पस, ओवेरियन CA 125, नेचुरली अकरिंग एंटी थ्रोम्बोटिक। इसमें वर्ड यूज़ करना है एंटी थ्रोम्बोटिक। जब एंटी थ्रोम्बोटिक का वर्ड हो, जो थ्रोम्बस बनने नहीं दे रहा वो हेपरिन है, और थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए थ्रोम्बोलिटिक प्लाज्मोजिन है। पहले वो बनने नहीं देगा हेपरिन, अगर बन गया तो थ्रोम्बोलिटिक कौन है, प्लाज्मिनोजेन। उसके बाद कह रहे हैं कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, उसके पास B नेगेटिव है, उसका ब्लड ग्रुप, तो उसके पास कभी कोई ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑब्वियसली O नेगेटिव देंगे, जो है जो डोनर है, ठीक है। यूनिवर्सल रेनिन है, उसको क्या था, ये भी डिक्रीज कार्डियक रिसेप्टर जब होगा तो ऑब्वियसली जब उसको पता चल गया कि ब्लड लॉस है और कम ब्लड आ रहा है तो रेनिन इंक्रीज होगा। वेलोसिटी ऑफ द वेसल इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जितना ज़्यादा डिपाइड एरिया होगा उतना ज़्यादा वो उसको पास चलने का टाइम होगा, ठीक है। डायमीटर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिगार्डिंग द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, इट इंक्रीजेस द PR इंटरवल अनकंजुगेटेड ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड बाय एल्ब्यूमिन टू अवॉइड द रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ESRD। हम उसको बता देंगे, एरिथ्रोपोएटिन ही दे देंगे जो उसकी एरिथ्रोपोएसिस करवाए। स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्टर परकेंजी फाइबर है। पेशेंट है जिसको आपने इतना कुछ दिया है लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ा इन सप्लीमेंट से, तो वो क्या है, BHB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओगे आप। रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड, जिसमें आपको बता रहा है पहले CKG फेरिंग्स में जा रहा है, तो फेरिंग्स वाले फेरिंग्स में ही जाएंगे ना। रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड ड्रेन इनटू lymph from the pharynx and the auditory tube. Most common site of the subacute bacterial endocarditis, common cause तो उसकी क्या है, स्टैफ वेरी डेंस। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लाइट चेंज, तो लाइट चेंज होते हैं अमाइलोइडोसिस में होते हैं, सिस्टमिक टाइप है अमाइलोइडोसिस में। फाइन डिस्क्रीट मूवमेंट, जो अच्छी सी मोटर मूवमेंट्स होती हैं वो हमारे पास मोटर मूवमेंट्स हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल करवाता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एपिथेलियम इज जो, तो ये हमारे पास सीलिएटेड होती हैं, सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड होती हैं ये विदाउट द गोबलेट सेल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हर चीज़ बनाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन भी करवाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है कि मैसिव एक ब्लड लॉस हो गया, तो भाई क्या हो गया भाई, उसका उसका 60 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब है सिस्टम इसे CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। मोस्ट रैपिड रेगुलेशन मैकेनिज्म इज़, तो मोस्ट रैपिड हमारे पास बैरोरिसेप्टर है। अगर पूछे पोटेंट कौन है, CNS है। अगर पूछे एज अ होल कौन इंपॉर्टेंट है, तो RAS है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए RAS है, शॉर्ट टर्म के लिए बैरोरिसेप्टर है। लो लेवल कॉम्प्लीमेंट इस सीन इन, तो लो लेवल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपके सारे कॉम्प्लीमेंट्स जो थे वो सारे जाके आपकी बॉडी में हर जगह किधर ना किधर जाके अटैच हो गए हैं,
किसी के जो कहाँ पे जॉइंट्स पे जाके अटैच होंगे, कहीं पे लंग्स पे जाके अटैच हो गए हैं, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो अब ब्लड में नहीं है, टिश्यूज़ पे जाके चिपका हुआ है, तो वो है SLE। SLE में ये होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और आपको पता है कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वो जो मीडिएटेड होती है हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें इन्होंने एक एडिशनल बात बताई है कि अगर C1 से C4 चले जाएंगे तो उसको दूसरे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे, पायोजेनिक कोई भी। लेकिन अगर C5 C9 चले जाएंगे तो फिर उसके बाद निसीरिया भी आ जाएगा, बैक्टीरिया आके इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। एस्प्रिन आ गई तो बाइकार्बोनेट एस्पिरेशन देंगे, चॉइस ऑफ कार्डियोजेनिक डोपामिन डिब्यूटामिन। उसके बाद है भाई मैकबिडनी पे दो चीज़ें होती हैं, डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, उसने आगे वर्ड कुछ नहीं लिखा हुआ आर्टरी का, ये पूरा वर्ड है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो जो एग्जैक्ट पॉइंट है उस पर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है और रिलेटेड उसके इर्द गिर्द पास जो है वो डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। हेडिटिस्फियोसाइटोसिस का क्या है भाई, स्पेक्ट्रिन है, जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज इज, तो वो भी सिम्फसिस है, ठीक है, छोटा सा सिम्फसिस होता है वो भी। पेशेंट प्रेजेंट विद RT एस्ट्रोलॉजी स्लाइड शो फेसिकुलस होगा, पैरामीसियम के बारे में आंखें बंद करके सोचना है। उसके बाद कह रहे हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ और रिलेटेड टू वन ऑर्गन, तो हाशिमोटो जो है वो सिर्फ लोकलाइज्ड है, जो सिर्फ उसके पास थायराइड के पास बैठी हुई है, जबकि सीलिक डिजीज़ आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। बर्जर डिजीज़ भी आपकी पूरी वेसल्स को अफेक्ट करती है, जो स्मोकर्स होते हैं उनके लिए होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस लंग्स को, जॉइंट्स को, सबको। ऑटोइम्यून हेमोरेटिक एनीमिया, उसका तो ब्लड ही फारक है, सब कुछ ही फारक है। टर्मिनल आयरन रिसेक्शन कर दिया विच डेफिशिएंसी, तो विटामिन B12 आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं तो चला गया। डीप इंजरी कर दी है उसने मीडियल ग्रूव में, व्हाट वुमन विल बी अफेक्टेड, तो आपके पास आपके पास मीडियल ग्रूव में गुजर रही होती है मीडियन नर्व, ठीक है। लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट लीडिंग टू रिस्ट ड्रॉप। डीप इंजरी टू द रेडियल ग्रूव, तो रेडियल ग्रूव आपको पहले ही बता रही है कि भाई रेडियल नर्व इंजर होगी, जब रेडियल नर्व चलेगी तो एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट लीडिंग टू फुट राइट रिस्ट ड्रॉप। टोटल बॉडी वाटर को T से याद कर लो, टोटल बॉडी वाटर ट्राइटेटेड वाटर होगा इसका, ठीक है। टाइटेटेड होगा, डिट्रियम भी होगा, एंटीपायरियम भी होगा, ठीक है। जिनमें जिनमें TT आएगा ना वो सारे इसमें होंगे। उसके बाद ESF को याद कर लो, इनोलिन या जो भी वर्ड है, इनोलिन को याद कर लो ESF से, ठीक है। और प्लाज्मा का है इवेंस ब्लू, ज़्यादातर इसका इवेंस ब्लू आता है प्लाज्मा का, और ESF का इनोलिन आता है। इंटरस्टिशियल को आपने भाई उससे कैलकुलेट करना होता है। PPD क्या है भाई, हमारे पास टाइप 4 है, और टाइप 4 में हाइपर सेंसिटिविटी है, उसमें हेल्पर T सेल्स होते हैं, ठीक है। अडल्ट इन सिटिंग पोजिशन रेजोनेंस कैन बी ऑस्कुलेटेड फ्रॉम द बैक ऑफ द चेस्ट टिल द 10th रिब, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं डायग्नोसिस फॉलोइंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ सार्कोमा, तो वो है इंक्रीज वेस्कुलरिटी आउटसाइड द फेल्ट पेन, कोल्ड वेदर, हैविंग इंक्रीज हार्ट रेट, BP, उसका शिवरिंग विल कॉज। उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टर पेल्लाया होगा, जो आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपको हीट लॉस नहीं होगा। ग्लूकागॉन इज स्टिमुलेटेड बाय, तो ग्लूकागॉन को हम स्टिमुलेट करते हैं एक्सरसाइज से। फैटी एसिड इसकी इनहिबिशन कराता है। इंक्रीज ग्लूकोज इसकी इनहिबिशन कराता है। सोमैटोस्टैटिन भी इसकी इनहिबिशन कराता है। इसमें से नॉर एपिनेफ्रिन हाइपोग्लाइसीमिया और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद होने चाहिए। साथ डिक्रीज ग्लूकागॉन में कौन है, फैटी एसिड है। सोमैटोस्टैटिन तो आपको पता है सारी दुनिया को कम कर देता है। विद द पासिंग डाइल्यूट यूरिन जब आप पास कर रहा होता है कोई बंदा है, तो उसको ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन जो उसका है वो ख़राब हो गया है, कंसंट्रेशन नहीं कर रहा वो। और इधर इसके अंदर यूरिन में क्या पाया जाएगा, ऑब्वियसली लो यूरिन में हाई वॉल्यूम में हमारे पास सोडियम लो ही होगा यूरिन में, ठीक है, लो यूरिनरी सोडियम। और इसमें अगर कहते हैं कि एक और टर्म बोलीविन ने आइसोथीनियूरिया, अगर आप A हो तो उसमें फिक्स्ड ग्रेविटी ऑफ द यूरिन होगा। 20 ईयर इज डिस्निया लाइंग डाउन एनाटोमिकल स्ट्रक्चर लाइकली टू कॉज द डिस्निया, तो इसका क्या है भाई, रेक्टोस्टर्नल जब गोइटर होता है तो लेटते हैं ना, तो वो प्रेशर डालता है आपकी ट्रेकिया पे। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स इज़ मल्टी सैनेप्टिक होता है, ये पॉलीसैनेप्टिक मल्टी जो भी कह लो आप। उसके बाद है वॉमिटिंग है, कलर्ड हाई कलर्ड यूरिन है, हाई कलर्ड यूरिन है, येलो डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केला इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो ये हमारे पास बिलिरुबिन और ALT एस्टिमेशन है, ठीक है। बिलिरुबिन भी ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, हर जगह नज़र आ रहा है आपको। उसके साथ लिवर का क्या मसला है, वो ALT से हम रोल आउट करेंगे, और बिलिरुबिन कितना ज़्यादा हो रहा है उससे वो हमें पता चलेगा कि कॉन्जुगेटेड है या अनकॉन्जुगेटेड है, तो कॉज रूल आउट करेंगे। पेशेंट विद द माइट्रल स्टीनोसिस इरेगुलर पल्स है, जब मतलब A फिब होगी, जब A फिब होगी तो उसकी
ए वेव चली गई, क्योंकि ए वेव जो ए फिब में आपका जो ए फिब में हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं रहा होता, बस वो छोटी छोटी वाइब्रेशन ही कर रहा होता है। पी वेव नहीं होगी ईसीजी पे, ए वेव जेवीपी भी नहीं होगी। पेशेंट सिस्टोलिक फेज़ ऑफ द जेवीपी, पूरा जो सिस्टोलिक फेज़ है वो हम टीपी से जो अगर सिर्फ सिंपल सिस्टोलिक ऑफ वेंट्रिकल पूछे तो हाँ वो है हमारे पास टीपी, लेकिन अगर पूरे साइकिल का सिस्टोलिक फेज़ पूछो तो वो है हमारे पास क्यूटी या आरटी। थायरॉइडेक्टमी डेवलप हॉर्सनेस ऑफ वॉइस पे क्या चला गया उसका, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस चला गया। एग्जामिनेशन रिवील्स टेंस वोकल कॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली डैमेज्ड। तो जो टेंस हमारे पास वोकल कॉर्ड्स को जो टेंस है वो हमारे पास क्रिकोथायरॉइड करवाता है टेंस, और लूज़ करवाता है हमारे पास थायरोएडिटिनॉइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वोकैलिस। ठीक है। बेजर प्लाज्मा बफर हमारे पास कौन है, तो हमारे पास बेजर का जो बफर है वो, अब देखो उन्होंने आपको सारी चीज़ें पकड़ा दी, इसमें से सोचना आपने ये कि मेजर बफर कौन है। ऑब्वियसली बाइकार्ब है, क्योंकि जहाँ पे भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वहाँ से इसने अपने आप को चिपका लेना है उसके साथ, तो उसने अपनी उसकी पीएच को मेंटेन करना है। ठीक है। अब इसमें उन्होंने बोल दिया कि एक डिफरेंस ये भी है कि भाई प्लाज्मा का वर्ड यूज़ किया है तो बाइकार्ब यूज़ करना है। अगर वो कहे आरबीसी का कौन है तो उसमें आरबीसी का हीमोग्लोबिन है। इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर बफर कौन है, वो प्रोटीन है। रीनल बफर कौन है, वो फॉस्फेट है। रीनल का ट्यूबुलर बफर कौन है, अमोनिया है। ये यूरिन का कौन है, अमोनियम है। और बोन बफर हमारे पास ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। डायबिटिक हो गया उसको गैस्ट्रिक पैरेसिस हो गया, मतलब उसका जो मोटिलिटी नहीं हो रही तो आप क्या देंगे, मोटिलियम देंगे ना। मोटिलियम में मीट्रोक्लोप्रामाइड होता है वो देते हैं। ठीक है। वायलेंस ऑफ स्टाफ ऑरियस स्ट्रेन इज मेजर्ड बाय, तो वो हम करते हैं कोगुलेज पॉजिटिविटी से। कोगुलेज ही होता है ना, कोगुलेज और कैटालेज में दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कैटालेज बाकी में भी पॉजिटिव होता है। तो कोगुलेज जो है वो इसका मतलब मेन इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। और अगर प्रोटीन ए की मतलब प्रोटीन ए की ऑप्शन नहीं है तो आप इसने कोगुलेज पॉजिटिव ही करना है। अर्ली स्टेज ऑफ एस्थमेटिक, तो अर्ली स्टेज पहले क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन होती है। हाइपर वेंटिलेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। ठीक है। बाद में होता है कि ऑक्सीजन कम हो जाए। ठीक है। उसने आपने अर्ली का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो स्टेटमेंट में देखें आप अर्ली का वर्ड यूज़ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, उसके बाद लेट में ऑक्सीजन चली जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लियन इज़ इन क्लाइमेडिया, तो हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि लिम्फोग्रानुलोमा वेनुलोरम जो है वो इसमें होता है, क्लाइमेडिया में होता है। इसका हमने एक क्लाइमेडिया सिटसी की पढ़ा था, सिटसी का जो बर्ड्स में होता था। ठीक है। ए और सी को याद कर लो कि भाई ब्लाइंडनेस वगैरह जो ऊपर वाला आँखें वाला पार्ट है ना वो ए सी कराता है। उसके बाद उसके बाद कहते हैं कि भाई यूरेथ्राइटिस करता है, पीआईडी करता है, न्यूनेटल निमोनिया करता है, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस करता है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि लिम्फोग्रानुलोमा वेनुलोरम करता है। मैसिव मेन फीचर ऑफ द मैलिग्नेंसी, तो हमें पता है कि भाई इन्वेजन है ये। बाकी सब चीज़ें इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन मेन फीचर्स का ये है कि ये इन्वेड कर देता है। ठीक है। मेटास्टेसिस इज ग्रेटर देन एवरीथिंग, पहले मेटास्टेसिस है फिर इन्वेजन है। मेटास्टेसिस का मतलब है एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया। इन्वेजन का मतलब है कि सेल के पास पड़ा हुआ था, कहीं पास वाले सेल के पास चला गया। पीलियोमॉर्फिज्म में उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। इंक्रीज न्यूक्लियर क्रोमेटिन रेशो, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशो, उसमें यह है कि भाई न्यूक्लियस ज़्यादा हो गया उसका जो बाकी चीज़ों से। ग्रेडिंग में क्या है, डिफ्रेंशिएशन का मसला हो जाएगा। स्टेजिंग का मतलब है कि फैलने का मसला, स्टेजिंग जो है वो इन्वॉल्वमेंट है पेरिफ्री की। प्री मेलिग्नेंट कौन सा, पीलियोमॉर्फिज्म जो है वो प्री मेलिग्नेंट लीजन है। और प्री मेलिग्नेंट कंडीशन क्या है, इंक्रीज न्यूक्लियर क्रोमेटिन रेशो डायग्नोस्टिक है। अच्छा इसको याद ऐसे कर लो भाई, इसमें सी है ना तो सी फॉर कंडीशन, इसमें सी है तो सी फॉर कंडीशन हो गया, और पीलियोमॉर्फिज्म में एल है तो ये लियन हो गया। ऐसे याद कर लें। ठीक है। लियन में एल है तो पीलियोमॉर्फिज्म है, एन सी में सी है तो कंडीशन है। ट्रैकियोस्टमी इज एट द लेवल ऑफ, तो ट्रैकियोस्टमी को आपने मिक्सअप नहीं करना। ट्रैकियोस्टमी क्या है, ट्रैकियोस्टमी को आपने जो इसमें इन्होंने जो बात पूछी है ना वो आपने देखना कि क्या पूछा हुआ, वर्टिब्रल लेवल पूछा हुआ है, ट्रेकियल रिंग पूछा हुआ है। क्योंकि ट्रेकियल रिंग जो है वो C2 C3 है और वर्टिब्रल लेवल C6 C7 है। ठीक है। वर्टिब्रल लेवल C6 C7 है और ट्रेकियल रिंग बच्चों का जो है वो डिफरेंट है, एडल्ट्स का डिफरेंट है। एडल्ट्स का C2 C3 है, बड़ों का नेक जो है बड़ी होती है तो इसलिए उसका ऊपर हो जाता है, और बच्चों की नेक छोटी होती है इसलिए उसका C3 C4 नीचे हो जाता है। ट्रेवलर्स डायरिया तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। नॉर्फ्लैक्सिसिन, और नॉर्फ्लैक्सिसिन की ऑप्शन ना हो तो हम
डाइफेनॉक्सिलेट जो है उसको भी चूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रैवलिंग बाय एयर हैविंग नोजिया वॉमिटिंग विल भी, तो आप इससे को याद रखो कि भाई बंदा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एयर बाय एयर जा रहा है, तो जी एयर साइक्लोन से याद कर लो, एयर साइक्लोन हवा का गोल चक्कर, तो साइक्लिसीन हो गया। उसके बाद पेराडॉक्सिन तुम्हें पता है मॉर्निंग सिकनेस में होती है, मोशन सिकनेस में स्कोपोलामीन यूज़ होता है। मोशन को याद कर लो एम से, तो एम फॉर मोशन, एम फॉर मैक्लिजीन, ठीक है। और स्कोपोलामीन को याद कर लो कि भाई मोशन सिकनेस में एम एस दोनों आ रहे हैं, इसमें भी एम एस दोनों आ रही हैं, देखें इसमें भी दोनों एम एस आ रहे हैं, इसमें भी एम एस आ रहे हैं, तो दोनों में स्कोपोलामीन में भी मोशन सिकनेस आ रहा है, उसमें भी एम आता है, तो ये दोनों मोशन सिकनेस के हो गए। माउंटेन सिकनेस को याद करना है भाई एस्टाजोलोमाइड, मोशन सिकनेस को आपने, माउंटेन को तो आपने आराम से याद हो जाएगा कि भाई हमने वहाँ पे जाके डायूरेटिक्स देने हैं। और ड्रग इन एयर सिकनेस तो साइक्लिजीन, गलत लिखा हुआ है, साइक्लिजीन है इसका आंसर, यहाँ पे साइक्लिजीन है। बोन पेन हो रही है, पेस्थीजिया हो रहा है, उसका कैल्शियम उसका जो कम है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो उसका वो थोड़ा सा वो भी ठीक है। ALP इसका ज़्यादा है, 385 है, एंड द PTS लेवल आर ऑन बॉर्डर लाइन, तो ये हमने पहले पढ़ा था कि ये क्या है, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, ठीक है। CA कैल्शियम और इसमें PTS जो होते हैं वो अपर लिमिट पे होते हैं, और फॉस्फेट जो होता है वो लोअर लिमिट पे होता है, तो ये हमारे पास अर्ली प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की सिम्टम्स हैं। कोलोस्टमी हो गई है, उसके बाद टोटल पारेंटर का क्या था, हमने पता था अभी हाइपरग्लाइसीमिया इसकी कॉम्प्लिकेशन है। इन कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री वर्कर देयर इज़ रिस्क ऑफ एस्बेस्टस। कंस्ट्रक्शन को याद कर लें कि भाई ये जो कंक्रीट और ये सारी चीज़ें होती हैं जो शिप वाले यूज़ करते हैं, या जो भी आपने कोई छतें बनानी होती है, बिल्डिंग्स बनानी होती हैं ना, कंस्ट्रक्शन का वर्क करना होता है, उसमें एस्बेस्टस यूज़ होता है। और एस्बेस्टस जो है वो इन्वॉल्व करता है लोअर लोब को, बाकी सिलिकोसिस, बेबीनोसिस, आर्थराकोसिस, ये सब कुछ अपर लोब को इन्वॉल्व करते हैं। इस तरह याद कर लो कि भाई बहुत भारी वर्कर ऊपर बहुत भारी काम कर रहा है, तो इसलिए सारा कुछ उसका भारी भारी है, तो वो जो एस्बेस्टस है वो भी समझ लो आपके बहुत भारी है, वो जाकर लोअर में बैठ जाएगा। बाकी सिलिकोसिस भी हल्का है, बिस्नोस भी, एस्थराकोसिस, ये सारे ऊपर बैठ जाएंगे। सिलिकोसिस हमारे पास यूज़ होता है इन द कोल माइन वर्कर्स। बिज़नेस जो है वो आप याद कर लो कि कॉटन या टेक्सटाइल का बिज़नेस कर रहा है बंदा। एंथ्राकोसिस में क्या है हमारे पास, जो जैसे हम लोग रहते हैं अर्बन एरिया में, और यहाँ पे कार्बन ही कार्बन हर टाइम इनहेल करते रहते हैं हम लोग, तो उनको एंथ्राकोसिस का मसला होता है। जी सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम बहुत बार पढ़ चुके हैं, वर्टिब्रल आर्टरी को इन्वॉल्व करती है, जो कि वहाँ से जब सब क्लेवियन के पास से निकलते, तो वो जब सब क्लेवियन कंप्रेस होती है तो वर्टिब्रल आर्टरी भी कंप्रेस हो जाती है, और जिसकी वजह से उसको बंदे को सप्लाई नहीं जाती, और सारे डिजीनेस है, हेडेक है, उसको सारा कुछ होता है उससे। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट विद प्रेजेंटिव ट्यूमर है, उसको चक्कर आ रहे हैं और गिर रहा है वो इधर उधर, और सारी बेलर एरिया इसका इन्वॉल्व है। ग्रैनुलर लेयर कौन सी है, तो भाई जो मेडुला ब्लास्टोमा होता है वो वहीं से सेरिबेलम के पास से राइज होता है, एक्सटर्नल लेयर से, तो इसका आंसर है हमारे पास C, ठीक है। ये देखें, मेडुलोब्लास्टोमा राइजेस फ्रॉम द एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर ऑफ द सेरिबेलम एंड सिम्टम्स इंक्लूड द वॉमिटिंग, मॉर्निंग हेडेक और स्टम्बलिंग गेट, ठीक है। उसके बाद लेडी है सेइंग नेबर इन्वॉल्व हो गया, भाई ये क्या था, डिल्यूजन था। पेशेंट विद द डायरिया, एसोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, बर्ब्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्रिसेंट शेप प्रोटोजोआ क्या है, ग्राजियसिस है। पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई, तो पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास सप्लाई करती है एल्वेओलाई को, और ब्रोंकस जो से हैं वो सप्लाई कर ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस इज सप्लाइड बाय ब्रोंकियल आर्टरीज, ब्रोंकिस जो ब्रांचेज हैं सप्लाइड बाय ब्रोंकियल ब्रांचेस फ्रॉम द डिसेंडिंग thoracic aorta, ठीक है। जार्जियासिस में ना हमारे पास सीलिक डिजीज़ वाली सिम्टम्स होती हैं और रिस्पॉन्ड नहीं करता ग्लूटेन फ्री डाइट को, तो वो हम जार्जियासिस को सस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, एल्वेओलाई को हम सप्लाई करते हैं पल्मोनरी आर्टरी से, और लेफ्ट ब्रोंकस और ब्रोंकियल आर्टरी से सप्लाई होगा, जो कि डिसेंडिंग thoracic aorta से निकलता है, और जो राइट ब्रोंकस है वो थर्ड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से निकलता है, जो कि निकलती है thoracic aorta से। फाइन टच है, लॉस्ट फाइन टच वाइब्रेशन, फाइन टच का वर्ड है, आंखों DCML, आंखें बंद करके सोचना है। उसके बाद कह रहा है पेशेंट का एक्सरे हाइलोलिम्फेडेनोपैथी है, नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमा तो क्या है, सार्कोडोसिस है। अल्कोहलिक मदर है, फेशियल हाइपोप्लेजिया क्यों हो गया भाई, फेशियल की कौन सी थी हमारे पास, जो मैंडिबुलर थी, फेशियल की हमारे पास मैंडिबुलर थी, फर्स्ट आर्च, फेशियल हाइपोप्लेजिया, ठीक है। और उसमें एक और भी इसकी होती है, प्री मेच्योरिटी होती है, बच्चा प्री मेच्योर पैदा होता है। और पेशेंट यूजिंग स्टीरॉयड फॉर लॉन्ग टाइम, भाई क्या है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, फ्रैक्चर है उसको।
राइट एट्रियम इंफार्क्शन वॉल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं ये आपको पीछे एमसीक्यू हमारा रिपीट हो चुका है। हमने जो क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर आंसर लिखा होता है, मैंने पूछा क्या हुआ है राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में पैक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट होती है। पैपिलरी मसल जो है वो भी वेंट्रिकल्स में होते हैं और ये सेप्टोमार्जिनल भी ये राइट वेंट्रिकल में होता है, ठीक है। ट्यूबैकुलाई भी जो है वो वेंट्रिकल्स में होते हैं। तो पैक्टिनेट मसल्स आर प्रेजेंट इन राइट एट्रियम, उनका फंक्शन हो गया मसल्स का, ठीक है। पेशेंट विद पैरालिसिस ऑफ राइट लिम्ब, राइट लोअर फेस along with homogeneous hemianopia which of the following lesion is। तो ये हमारे पास 4 ब्रेन की लेन है। होमोनियस हेमिनियोपिया के मैंने आपको क्या बताए थे, ऑप्टिक ट्रैक्ट बताया था ना, ऑप्टिक ट्रैक्ट बताया था ना, इसमें होमोनियस हेमिनियोपिया होता है। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट उसका कहाँ होता है, 4 ब्रेन में होता है, ठीक है। और साथ में उसने बोल दिया कि आपको राइट लिम्ब, राइट लोअर फेस। राइट लोअर फेस का क्या मतलब है, लोअर फेस हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लियन होता है ना, जब भी लोअर फेस इसका मतलब है अपर मोटर न्यूरॉन लियन है। राइट का है तो फिर लेफ्ट इन्वॉल्व होगी ना। तो ये हमारे पास 4 ब्रेन है, ठीक है। सिस्टिसर्कोसिस जो है वो हमारे पास क्या है, बिटीनिया सोलियम होता है। उसके बाद है पेशेंट विद डिक्रीज़ इन विच न्यूरो ट्रांसमीटर कॉजेज एंजाइटी। तो हमारे पास गावा जब डिक्रीज होता है तो ये होता है ट्यूमर सुप्रेसर जीन। P53 मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर। थ्रोम्बोटिक का क्या मतलब है कि भाई हमारे पास जब फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं तो थ्रोम्बोसिस होगा ना, जब फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ये तो पता है ना। तो अब इसमें पूछ लिया कि फैक्टर 8 थ्रोम्बोटिक की होती है। फैक्टर 8 हीमोफीलिया कराता है। फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी से भी ब्लीडिंग होती है। फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी से भी ब्लीडिंग होती है। और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो है वो हमारे पास एक्वायर्ड है, उसने पूछा ही इनहेरिटेड का, तो ये सब निकल गया। पीछे रह गया फैक्टर 5 लेडन। ये जो फैक्टर 5 लेडन है ना, इट इज़ म्यूटेशन, इसकी म्यूटेशन होगी। ये प्रेजेंट है लेकिन इसकी म्यूटेशन होगी, अब ये करा रहा है थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो अब ये देखें फैक्टर 5 की जो म्यूटेशन है वो थ्रोम्बोसिस कराती है। फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी ब्लीडिंग कराती है। ऑब्वियसली जब फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी होगी तो आपने क्लॉटिंग फैक्टर गायब कर दिया तो ब्लीडिंग ही होगी ना। फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी भी आप फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी आपको थ्रोम्बोसिस कराती है। फैक्टर 5 की म्यूटेशन थ्रोम्बोसिस कराती है। Most common acquired anti-thrombotic disorder is antiphospholipid. Most common inherited coagulopathy is von Willebrand. Most common inherited thrombotic disorder is factor 5 mutation. A patient presented with unconscious fit, high grade fever, dark colored urine, CSF examination unremarkable. इसका मतलब है CSF निकल गया, पीछे रह गया कि कोई और मसला हो, तो सेरेब्रल मलेरिया हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर आपने CSF निकाल दिया तो CSF TBM निकल गया, ठीक है। पीछे टाइफाइड है, लीशमैनियासिस है, काला जार है, कुछ भी अगर हो रहा है तो वो सब निकल जाएगा, ठीक है। जो काला जार में ना उसमें ब्लैक फेस होता है, नॉट ब्लैक यूरिन, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। Cardiac surgeon performing the open heart surgery, what structure he should be take care of anterior mediastinum। अच्छा anterior mediastinum के contents पता होना चाहिए कि anterior mediastinum में होता क्या क्या है, ठीक है। तो थाइमस होता है anterior mediastinum में है, ये aorta और jugular vein हमारे पास superior mediastinum में होती हैं, ठीक है। ये superior mediastinum में होती हैं और वो होती है arch of aorta हमारे पास posterior में हमारे पास होती है descending thoracic aorta, ठीक है। और मिडल में क्या क्या होता है हमारे पास, पेरिकार्डियम होता है, हार्ट होता है, और सुपीरियर में हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा जुगुलर वेन होती है, और सुपीरियर में कुछ पार्ट थाइमस का होता है और कुछ एंटीरियर पार्ट में थाइमस का पार्ट होता है। अच्छा, ये सफरिंग फ्रॉम डिस्फेजिया, डिसार्थी, एनाल्जेसिया, थर्मोस्थीनिया, सिलेक्टल साइड ऑफ फेस, हॉर्नर सिंड्रोम, ये सब कुछ क्या है हमारे पास पाइका की, ये हमारे पास है पाइका, ठीक है। इसको लेटरल मेडलरी सिंड्रोम भी कहते हैं, वेलनबर्ग की लेटरल मेडलरी वेलनबर्ग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक साइड का सारा कुछ रह जाता है, साथ डिस्फेजिया डिसार्थिया होता है। डिस्फेजिया को भूलना नहीं है, डिस्फेजिया डिसार्थिया होता है, हॉर्नर सिंड्रोम होती है, ठीक है। अब आपने इसको जो है वो आइका से कैसे डिफरेंशिएट करना है। आइका में आपने डेफनेस याद रखना है। आइका में ये सब कुछ होता है लेकिन प्लस डेफनेस होता है, ठीक है। आइका में ये सब कुछ होता है लेकिन प्लस डेफनेस होता है। और बेजिलर आर्टरी के अंदर याद रखने बी है ना, बी में बल्बर सिम्टम्स हैं कि मतलब स्वॉलोइंग का मसला है, इसकी स्वॉलोइंग का मसला है, और साथ इसके स्पीच का मसला है, बोलने का मसला है, ठीक है। ये देखें, ये सब चीज़ें आपने कैसे डिफरेंशिएट करनी है इनसे,
तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए कि इनसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है। और जो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है ना, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, अच्छा ये इसको आपने ऐसे याद रखना है कि ये सुपीरियर है ना, ये सबसे ऊपर है, तो इसलिए डिजीनेस करेगा और लिम्स का एटेक्सिया कर देगा। ठीक है, ऊपर सर और नीचे टंगे, इन दोनों का जो हो जाएगा सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट से लगी होगी ना, तो सिंपल है। ठीक है, फिर द फॉलोइंग डिक्रीजेज द आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन विदाउट डिक्रीजिंग द आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग विदाउट डिक्रीजिंग सैचुरेशन को डिक्रीज़ कर देता है, और ऑक्सीजन लेवल इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल होता है, लेकिन HB सारे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच हो जाती है, नॉट अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, प्रेजेंट विद द कंप्लेंट ऑफ पोस्ट ब्लेंडर ब्लॉटिंग क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, फाउल स्मेलिंग स्टूल है, क्या देगा, DR देगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये हम पढ़ चुके हैं। मोस्ट आफ्टर डिहाइड्रेशन नेफ्रॉन मोस्ट अफेक्टेड इज़, तो हमारे पास क्या है, पोस्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल डिहाइड्रेशन नेफ्रॉन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ऑब्वियसली PCT पे पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और जो सारी एब्जॉर्प्शन है हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन हमारे पास PCT में होती है ना। पेशेंट विद द एक्यूट अपेंडिसाइटिस पेन फीवर फॉर लास्ट 24 आवर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, क्या भी न्यूट्रोफिल्स होंगे ना। आफ्टर विजेक्टमी सेमिनल वेजिकल कंटेन सेमिनल एंड प्रोस्टैटिक 30 ईयर मेल ट्रीटेड विद मेनिंजाइटिस 1 मंथ बैक कंप्लीट ऑफ मॉर्निंग हेडेक ऑन एग्जामिनेशन। पेप्टिडेमा क्या होता है, पेप्टिडेमा हाइड्रोसिफिलस, आंखें बंद करके, resting membrane potential is caused by, तो resting membrane potential is caused by potassium efflux and maintained by sodium potassium pump। उसको लेके पोटाशियम इफ्लक्स आता है, ठीक है, वापस, लेकिन उसको वहीं पर रखना किसने है, सोडियम पोटाशियम पंप ने। जिसके पास एनर्जी है वही किसी चीज़ को रोक सकेगा ना। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देयर इज़, ये सब तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ कैनामाइसिन पैरेलिम्फ इज़ 12 आवर। कोबाल्ट की पढ़ी थी हमने 5 years हाफ लाइफ, और कैनामाइसिन की है हमारे पास 12 hours। उसके बाद कह रहे हैं पेशेंट हैज़ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अच्छा, उसने आपको एक पॉइंट ये बता दिया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में बैठा हुआ बंदा, फॉर एवरी 10 राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज कंपल्सरी इंक्रीज इन बाइकार्ब, तो इसका आंसर है 0.3। अच्छा, अब इसका आंसर कैसे है, 0.3 है। आपने ये याद रखना है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आगे से एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है। एक्यूट में हमारे पास 0.1 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आपने 1 को मल्टीप्लाई कर देना है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू से, और क्रॉनिक में हमने 0.3 को मल्टीप्लाई कर देना है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू। 0.3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 0.3 को आप मल्टीप्लाई करो 10 से तो क्या आंसर आता है, 3 आता है ना। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। अगर वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस बोलेंगे तो उसमें हमारे पास है, उसमें भी हमारे पास एक्यूट है और क्रॉनिक है। एक्यूट वाला जो है उसमें हमारे पास है कि 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्रॉनिक को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, 2 और 5 मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमारे पास 1 और 3 मल्टीप्लाई करना है, 1 3 2 5। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद 8 months हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव जनरलाइज लिम्फेटिनोपैथी, प्लेटलेट उसके बहुत कम है, TLC उसका बहुत ज़्यादा है, 9.8 है। मेच्योर लिम्फोसाइट क्या होता है, CLL। एक तो बूढ़ा बाबा है, ठीक है। अब CML से इसलिए आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना। CML में आपको बताता है माइलॉइड, साथ उसके बताएगा बहुत बड़ी हमारे पास स्प्लीनोमेगैली होगी इसमें। ठीक है, सिंपैथेटिक कॉलिनर्जिक स्टिमुलेशन कॉजेज विच अफेक्ट, सिंपैथेटिक कॉलिनर्जिक हमारे पास स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करते हैं और वेजो डायलेशन करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो B2 हैं वो वेजो डायलेशन करते हैं इसमें।
ग्रेड 4 जो है वो इंसेफ्लोपैथी कौन करता है, तो ग्रेड 4 इंसेफ्लोपैथी हमारे पास पैरासीटामोल करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं और जो वर्सन कौन करता है, डायूरेटिक्स। अ पेशेंट कम विद मल्टीपल सिक्लोसिस साइन एंड सिम्टम्स नाउ प्रेजेंट विद द बेड वेटिंग विच ड्रग्स टू गिव, तो ये ऑक्सीब्यूटेनिन है, इसको आपने ब्लैडर से याद रखना है। बेड वेटिंग, बी फॉर ब्लैडर, बी फॉर बेड वेटिंग एंड ऑक्सीब्यूटेनिन इज़ फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। बच्चों में यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को, रिएक्टिव ब्लैडर जो है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। पोस्चर मेंटेनेंस वाया एंटी ग्रेविटी मसल्स इज़ अ फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। अच्छा, आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता ना, तो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व का तो आपको पता है ना, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो हमारा बैलेंस कंट्रोल करती है, इसका तो आपको पता है ना। तो वेस्टिबुलर जो ट्रैक्ट है, टेस्ट वेस्टिबुलर ट्रैक्ट्स, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, इन सब का क्या काम है, इन सब का काम बैलेंस है। तो पोस्चर मेंटेनेंस, आप खड़े हो रहे हैं, आपका पोस्चर मेंटेन हो रहा है, तो ये कौन मेंटेन कर रहा है, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। अगर किसी का भी नहीं पता तो इस तरह से आपने याद रखना है। फ्लेक्सर्स मसल को कौन कंट्रोल करता है, तो मैंने आपको पीछे बताया था, फ्लेक्सर्स मसल को हमारे पास रूब्रोस्पाइनल करता है और मेडिलो रेटिकुलर करता है। ये एक और बात न्यू है, मेडिकुलर न्यूक्लियर करता है, ठीक है। इसमें भी रूब्रोस्पाइनल में आर है और मेडिकुलर न्यूट्रल में भी आर, तो ग्रेविटी में भी आर है। इन सब के 3 आर याद कर लो, फ्लेक्सर का भी आर याद कर लो, ये सब। एक्सटेंसल हेल्प इन स्टैंडिंग, आपको खड़ा कौन करता है, आपको स्टैंड कौन करता है, आपको फ्लेक्सर्स खड़े करते हैं, और उनमें कौन से हैं, पोंटो रेटिकुलर और वेस्टिबुलोस्पाइनल, ठीक है। वीपी याद कर लो, वीपी। जब भी कोई बड़ा सीनियर बंदा आता है तो आप खड़े हो जाते हैं ना, उसके लिए, उसकी इज़्ज़त में आप खड़े हो जाते हैं, तो आप याद कर लो जी वीपी आ गया, वाइस प्रिंसिपल आ गया और आप खड़े हो गए हैं उसकी इज़्ज़त में, तो वेस्टिबुलोस्पाइनल हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं पेशेंट विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया कैरियोटाइप 46XXY, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई, CAH है। साउंड इज़ बेस्ट परसीव एट विच एरिया, तो जो कॉक्लियर, जो कान वाला एरिया वही परसीव करेगा ना, सिंपल है, कॉक्लियर कान वाला एरिया। इसके बाद कह रहे हैं कि वुमेन विद द लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा डिप्रेसिव डिसऑर्डर मोस्ट लाइकली इम्यूनोलॉजिकल चेंज इज़, तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसको इंक्रीज लिम्फोसिटिक पॉलीफरेटिव रिस्पॉन्स टू मिटोजेंस। मिटोजेंस क्या होता है, मिटोजेंस क्या है, एलर्जिक्स हैं, एलर्जेंस हैं, एलर्जेंस। मिटोजेंस की यही है कि जब ज़्यादा हो गए मिटोजेंस तो वो जाके ब्रेन में एलर्जेंस का रिएक्शन होगा, जिसमें लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन होगी, जिसकी वजह से बंदे में डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होते हैं ना, उसमें जो ये इसमें बताया हुआ है कि भाई हाइड्रोफिटालिस है, जो कि रिथ्रोफिटालिस भी इसको आप कहते हैं, जो कि आर इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है। इसके अंदर होता है हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड जो है वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के भी होती है और कॉम्प्लीमेंटेड मीडिएटेड भी होती है, ठीक है। इसके अंदर इसके जो टाइप 2 है ना, उसके आगे से सब टाइप्स हैं कि उनमें लाइसिस कैसे हो रही है। आइदर ऑटो इम्यून होती हैं, उसमें जो ऑटो इम्यून लाइसिस होती है जो सेल अपने आप को ही किल कर देता है, जिसमें डायरेक्ट डैमेज होता है, एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि या तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में को वो एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सेल की लाइसिस करता है। और तीसरा वो ये या तो रिसेप्टर की एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बना के उसको किल कर देता है। तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। तो असल में जो ये जो RH वाली होती है, ये कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास सी, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको टाइप 3 से कंफ्यूज नहीं करना। टाइप 3 में होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जो कि न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, और न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आके लाइसिस करते हैं, ठीक है। उसमें न्यूट्रोफिल्स करते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। इसमें होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम डायरेक्टली उस चीज़ को डैमेज करता है, सेल को डैमेज करता है। इन मैलिग्नेंट मेलानोमा पेशेंट हैज़ द बायोप्सी विच शोज द हेट्रोजीनियस सेल लाइन्स, मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्स विल बी अगेंस्ट द ट्यूमर, तो हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो एंटी ट्यूमर एंटी वायरस सेल जो होते हैं वो हमारे पास NK सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको CD56 भी कहते हैं। CD56 इज द मार्कर ऑफ द NK सेल। 48 प्रेजेंट विद फीवर 3 days है। शी इज कंप्लेन ऑफ यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, लाइन पेन है। द वाइट ब्लड सेल्स इज 35,000 वाइट ब्लड सेल्स उसके बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और उसको फ्लैंक पेन भी है। तो यूरिन और ब्लड कल्चर देंगे, क्योंकि ब्लड कल्चर जो है हमारे पास फीवर को बताएगा, और यूरिन कल्चर हमारे पास जो TLC रेज्ड हैं, और जो लाइन पेन है तो वो UTI को बताएगी, ठीक है। उसके बाद इनएक्टिवेशन ऑफ द सोडियम गेट्स जो हम पढ़ चुके हैं। डीपोलराइज स्टेट फॉर रिदम कंट्रोल इन AF, तो रिदम कंट्रोल अब इसके अंदर 2 टाइप्स आ जाती हैं। रिदम कंट्रोल इन नॉर्मल पेशेंट जिसको पहले हार्ट डिजीज़ नहीं थी, उसके अंदर हम
जो है वो उसको देंगे देखें, ये देखें, जो बंदा जिसको पहले हार्ट डिजीज़ नहीं थी उसको फ्लेकिनाइट देंगे, ठीक है। एफ़ से याद कर लें कि बंदा जो था वो बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश, एफ़ से याद कर लें फ्रेश बंदा है, फ्रेश बंदा है, उसको पहली दफ़ा एफिब हुआ है, उसको हम फ्लेकिनाइट देंगे। और अगर एक बंदा है जिसको पहले से ही हार्ट डिजीज़ थी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ थी, तो यहाँ से याद कर लें कि पहले से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है तो इसमें आई है, तो अमाइड्रॉन में भी आई आता है, तो हम इसको अमाइड्रॉन देंगे, ठीक है। अमाइड्रॉन में स्पेलिंग में आई की वर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा हो गया रिदम। अब रिदम हो गया, अब रेट जो है हम, क्योंकि हमारे पास रिदम भी ख़राब है एएफएम में और रेट भी हमारे पास ख़राब है, ठीक है। तो रेट में हम ये करेंगे कि रेट में हमारे पास बीटा ब्लॉकर होता है, वो तो हमें पता है कि मेन इंपॉर्टेंट, मतलब छोटे छोटे से पढ़ते जा रहे हैं कि भाई बीटा ब्लॉकर जो है वो रेट को ठीक करेगा, और डायजॉक्सिन भी हमारे पास रेट को ठीक करेगा, क्योंकि वो हमारे पास चैनल्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से रेट हमारे पास जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद पूछें कि अभी एकदम से बंदे को पोस्ट एमआई हुआ है, जनरल एरिथमिया, कोई भी एरिथमिया हो गया है और पोस्ट एमआई है, पोस्ट एमआई है, पोस्ट एमआई में हमने क्या पढ़ा था, 0-24 आवर्स में जो हमारे पास आता है पेशेंट, तो उसकी फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन एरिथमिया होता है, उसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस लिग्नोकेन है। इन थैलेसीमिया व्हाट इज़ ट्रू, तो भाई इंक्रीज आयरन है, आप आयरन देते रहते तो वो हीमोक्रोमेटोसिस हो जाती है उस बंदे को, ठीक है। उस पर हम पेज नंबर 343 पे आ गए हैं। HB एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम, तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हिस्टडीन से एक्सेप्ट करता है। HS2 जो है वो मैंने आपको बताया था। HS1 को आप याद कर लो, ऊपर वाले फेस लीबिया, मतलब आँखों के लिप्स के मसले जो भी हैं वो HS1 करता है, और HS2 जो है वो नीचे जेनिटेलिया के सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, तो उसमें आ गया है CA सर्विक्स, ठीक है। हर्पीक जेनिटेलिया और CA सर्विक्स, ये 2 है। 1 को भी आप लेबियालिस से याद करो, लिप्स है, कैराटाइटस, और ये आप ब्रेन देखो, एन्सेफेलाइटिस से सारा कुछ ऊपर होता है ना, और स्किन भी आपके ऊपर ही होती है, पूरी बॉडी के एक्सटर्नली होती है। तो आप याद कर लें कि 1 वाला जो है वो ऊपर वाली चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, और जो 2 वाला है वो जेनिटेलिया को इन्वॉल्व करता है और CA सर्विक्स को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद साइंटिस्ट है, उसको he gave croton oil several times to mice in a week, then asked how promoters causes the carcinogens। तो ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार कि भाई क्लोनल एक्सपेंशन होती है, ठीक है। अब देखें, इन्होंने हमसे पूछा है कि इनिशिएटर क्या करता है। इनिशिएटर हमारे पास परमानेंट डैमेज कर देता है और जिसकी वो मेमोरी बना देता है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैंने आपको ऑनको में भी बताया हुआ है, ऑनको की वीडियोस में भी, कि जो इनिशिएटर है वो आपके अंदर बॉडी में आया, उसने पक्की आपके माइंड में, आपके उधर सेल में आके उसने डैमेज कर दिया, और उसकी प्रॉपर मेमोरी बन जाती है, और बॉडी को पता चल जाता है कि भाई ये मैं डैमेज हो गया हूँ, और इरिवर्सिबल चेंज है, और उसकी मेमोरी बन गई। अब ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आपने प्रोमोटर भेज दिया। जब प्रोमोटर का क्या काम है, उस चीज़ को प्रोमोट करना, पहले से जो डैमेज DNA है ना उसको प्रोमोट करना। ये देखिए लिखा हुआ है, इट डज़ नॉट हैव डायरेक्ट डैमेज अफेक्ट ऑन DNA, क्योंकि DNA के पास अगर प्रोमोटर को आप ले आए हैं और इनिशिएटर नहीं है, इनिशिएटर नहीं है, प्रोमोटर को ले आए तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इनिशिएटर ने बैठ कर DNA डैमेज कर दिया है, तो प्रोमोटर आया और उसने DNA डैमेज को जो है उसकी एक्सपेंशन कर दी, ठीक है। क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ द इनिशिएटेड सेल, ऑलरेडी इनिशिएटेड सेल, दिस इज़ रिवर्सिबल। आप इसको जो है वो अवॉइड करेंगे तो वो इनिशिएटर से कभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनिशिएटर को प्रोमोटर दे दिया तो बस फिर कहानी खत्म है, वो बन गया कैंसर। इंट्रायूट्राइन लेफ्ट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय, तो इंट्रायूट्राइन में 7th वीक में जब जेनिटल रिज बन जाता है, उससे बनती है हमारे पास टेस्टिस, और वो टेस्टिस जो है वो 2nd to 4th मंथ में टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेसेंटल बीटा एचसी। एडेनार्की स्टार्स ड्यू टू एडेनार्की 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन की अंडर इन्फ्लुएंस में रिलीज़ होते हैं। उसमें अंडर उसके नीचे से फिर एंड्रोजन रिलीज़ होते हैं, वो एंड्रोजन आगे से डिफ्रेंशिएट होते हैं ईस्ट्रोजन और बाकी फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स में। 46 P5 उसके जेल्स आ गए हैं, लो एब्डोमिनल पेन, वाइट वाटरी डिस्चार्ज, तो ये क्या है, कोरियम जैसे वाइट बता रहे हैं ना, वाइट वाटरी। उसके बाद कह रहे हैं चाइल्ड क्या है, पेट में दर्द हो रहा है उसके, और उसके स्टूल में RBCs आए, तो वो क्या है, रेथ्रोजेनिक। टॉक्सिजोजेनिक जो है हमारे पास ट्रेवलर्स डायरिया करता है, पैथोजेनिक हमारे पास बच्चों में होता है, ठीक है। साल्मोनेला हमारे पास टाइफाइड करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट नंबर है 8, अल्फ़ा वैल्यू ऑफ 0.01 इन स्टैटिस्टिक रिप्रेजेंट व्हाट। तो ये इसमें से ये शो करते हैं कि 1 में से आपका 1000 में से 1 जो है आपका चांस है कि हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस इन टू मींस के भाई सिग्निफिकेंस है, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, लेथार्जी, वीकनेस, हिमोलिटिक एनीमिया,
रेज LDH रेटिक काउंट इसका सूटेबल इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म दिस। तो ये SLE का पेशेंट है और इनमें हमने जब रेटिक काउंट और LDH जो है वो शो कर रहा हो हेमोलिटिक एनीमिया में, तो हम डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं जिसको आप कोम्स टेस्ट वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। 11 ईयर ओल्ड डेवलप हिमेचूरिया, माइल्ड एब्डोमिनल ट्रॉमा, यूरिन एम पीछे पड़ चुके हैं कि भाई कोस्टोवर्टिबल उसकी टेटनस शो हो रही है, तो ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव और ये है और किडनी डिजीज़ है, ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट इज़ फिनोटिपिकली नॉट एक्सप्रेस पैटर्न, तो ये हमें पढ़ चुके हैं कि इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस होती है। डिनोवियन बॉडीज़ आर फाउंड इन, तो ये क्लिप्साला में होती है जो कि ग्रैनुलोमा इंग्वानल करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं लेथार्जी लो HB है, उसका मैक्रोसिटिक का बदल है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, तो ये क्या है, थैलेसीमिया है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेशेंट शिज़ोफ्रेनिया का इमोशनल स्टेट, क्लोज़ापिन एंड वाज स्टेबल बिफोर नाउ नॉट टेकिंग द मेडिसिन एंड नॉट टेकिंग द फूड, तो क्या मसला है भाई, क्लोज़ापिन उसकी रुक गई है तो जिसकी वजह से उसको विड्रॉल इफेक्ट्स आ रहे हैं जो कि है कोलिनर्जिक रिबाउंड, जिसमें डायफ्रेसिस होता है, डायरिया होता है, इंसोमिया होता है, इस तरह की चीज़ें होती है, तो उसको स्टार्ट कर दे क्लोज़ापिन, ठीक है। उस पर DNA रेप्लिकेशन अकर्स इन द सिंथेसिस ऑफ टीलोमरेज, प्रोफेज और टीलो फेज़, एनाफेज़ और इंटरफेज़। इंटरफेज़ में होती है जिसके अंदर हमारे पास G1 S फेज़ G2 और फिर माइटोसिस की फ़ेज़ आती है, तो ये सारी बाकी टाइप्स माइटोसिस की हैं, और जो G1 है जो S फेज़ है इंटरफेज़ की, उसके अंदर हमारे पास DNA सिंथेसिस होती है और एप्लीकेशन होती है। इन द क्रीसेंट्रिक ग्लोमेरुलर लीनियर एंटीबॉडीज़ हम पढ़ चुके हैं कि भाई लीनियर एंटीबॉडीज़ हमारे पास GBM में किस पे होती हैं, गुड पास्चर में, जो कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव की रिएक्शन में होता है। A man's 20 packs history have he develops lung cancer which cancer, तो हाइड्रोकार्बन इज ग्रेटर देन एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। एरोमेटिक अमाइंस हाइड्रोकार्बन तो हमें ब्लैडर कैंसर में बढ़ाते, तो हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास सिगरेट का करके स्मोकिंग कैंसर भी कराती हैं, ब्रेस्ट लंग कैंसर भी कराती हैं। एंजियोसार्कोमा प्लास्टिक अच्छा ये एंजियोसार्कोमा ना, इसका पीछे हम पढ़ चुके हैं कि एंजियोसार्कोमा अगर आपसे पूछ लेंगे प्लास्टिक फैक्ट्री में तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की वजह से हो रहा होता है, अगर एंजियोसार्कोमा पूछ लें फार्मर में तो फार्मर में हो रहा होता है आर्सेनिक की वजह से, ठीक है, आर्सेनिक की वजह से हो रहा होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि इनऑर्गेनिक है, जो कि ऑर्गेनिक है, ठीक है, ये आर्सेनिक हमारे पास इनऑर्गेनिक है, और पूछें अगर कि ऑर्गेनिक कौन सा जो है वो लिवर कैंसर करा होता है, तो वो जो ऑर्गेनिक है वो एफ्लाटॉक्सिन है जो लिवर कैंसर कराता है, ठीक है। प्लास्टिक वर्कर लिवर एंजियोसार्कोमा, और प्लास्टिक वर्कर स्मोकिंग लंग CA हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक अमाइंस ब्लैडर कैंसर स्मोकिंग हाइड्रोकार्बन लंग कैंसर लिवर एल्कोहल एफ्लाटॉक्सिन स्मोकिंग ट्रांजिशनल स्मोकिंग अमीन्स सुकेमस शिशोस्टोमा डिसेंट ऑफ द टेस्टिस इज बाय कॉज्ड बाय तो रिग्रेशन ऑफ ग्लमेरुलम, और ग्लमेरुलम ही इसको गाइड करता है कि भाई आपने कहाँ जाना है, और ये डीप इंग्वानल में चला जाता है 3 मंथ्स में, और 9th मंथ में ये नीचे आके सेक्रोटल सैक में नीचे आ जाता है। पेशेंट अंडरलाइंग द लेप्रोटमी ड्यूरिंग डिसेक्शन ओवेरियन फोसा अटैच टू लेटरल पेल्विक वॉल विच आर्टरीज टू डैमेज, तो जब आर्टरी का वर्ड यूज़ करेंगे तो इंटरनल इलेक, अगर स्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ करेंगे तो यूरेटर, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले पिछले यूरेटर होता है, उसके पिछले हमारे पास इंटरनल लीक होती है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी व्हाट वेसल हैज़ अ चांस टू डैमेज एट द पेल्विक ब्रिम का वर्ड यूज़ कर लिया तो इसका मतलब है ओवेरियन आर्टरी, अगर पेल्विक ब्रिम का ना यूज़ कर होता तो यूट्राइन आर्टरी होता, ठीक है। ये पेल्विक ब्रिम का अगर उन्होंने फोसा अगर बता दिया तो भाई ओवेरियन आर्टरी है, और ओवेरियन फोसा में कौन था, इंटरनल लीक है, वाइल रिमूविंग द ओवेरियन आर्टरी इंटरनल लीक है, वो फरेक्टमी कर रहे हैं तो यूरेटर कौन सा स्ट्रक्चर क्रॉस करा यूट्राइन आर्टरी को, तो वो यूरेटर क्रॉस कर रहा था। इंट्रिंसिक जीन चेंजेस सेल इंट्रिंसिक हम पढ़ चुके हैं कि भाई अप्रोप्टोसिस क्लोरप्राज़ामीन में पढ़ चुके हैं कि भाई डिस्टोनिया इसका डिसएडवांटेज है जो एंटीसाइकोटिक्स में यूज़ होती है, क्लोरप्राज़ामीन। डोपामिन रिसेप्टर कैरेक्टरिस्टिक वो यही है कि एडेनाइल साइक्लेट से साथ एक्ट करते हैं थ्रू एडेनाइल साइक्लेट, ठीक है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव क्या थी भाई, सब पॉजिटिव है उसमें, ये ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, ये सब फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, हमने ट्रू सब पॉजिटिव ढूंढने हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि पार्टी की है 6 बच्चों ने जो है वो चावल खा लिए हैं, और कुछ बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो गया, फ्राइड राइस, तो वो क्या है बेसिलस कराता है, फैल्सीपैरम मलेरिया इज़ अ एमीबॉइड प्रोटोजोआ। उसके बाद कह रहे हैं कि पेशेंट विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन टर्मिनल पार्ट इलियम कट गया उसका, ग्रैनुलोमेटस एपिथेलाइड सेल्स, तो ये क्या है टीबी है, केजियस नेक्रोसिस, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लेबिया मेजोरा वो भी सुपरफिशियल है। सर्विक्स की क्या है भाई, हमारे पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल लिखा है। सेक्रोटल स्किन जा रही है सुपरफिशियल में, सेक्रोटल और लेबिया दोनों सुपरफिशियल में जाते हैं ना। एल्कोहल कंजम्पशन रेफर्ड पेन नेक अपर लेग, तो ये क्या है गॉल ब्लैडर है,
ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हिस्ट्री ऑफ थर्ड डिग्री, तो ये एक्यूट वाटर लॉस है। केसीइज्म इज़ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज फॉर रेडियोथेरेपी इन केजियम 137, हाफ लाइफ इज़ 30, इसकी 30 है। कोबाल्ट की हमारे पास 5 ईयर्स है। कह रहे हैं इंट्रायूट्राइन ऑसिफिकेशन ऑफ ह्यूमरस अकर्स एट द लेवल एज ऑफ 8 वीक्स, 8 वीक्स की एज पे ह्यूमरस की ऑसिफिकेशन हो जाती है इंट्रायूट्राइन। डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फ्रंजियल पाउच तो वो थाइमस है, और साथ इन्फीरियर इसका पैराथायराइड है। ठीक है। 0.5 ग्राम ऑफ द एल्ब्यूमिन 100 ml प्रेजेंट इन विच, तो ये है लिम्फ में प्रेजेंट इन ओटी सर्जरी हुई है। नीड्स ब्लैडर एम्प्टिंग, नीडल कहाँ पर डालेंगे भाई, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक जो है वो इज एट रिस्क है। उसके बाद a lady had obstructed labor for 2 days, lower C section उसका हुआ है, फॉली पास की हैं 14 days बाद, यूरिन लीकिंग फ्रॉम आफ्टर 10 days, व्हाट विड बी द कॉज। तो ये होता है ना, ये यूट्रस होता है, ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, इसके आगे ब्लैडर है, ये इसके पीछे रेक्टम है, ठीक है। तो ये रेक्टो यूट्राइन पाउच है, रेक्टो यूट्राइन पाउच है, और ये है वेजिको यूट्राइन पाउच, ठीक है। तो जब ये यूट्रस की सर्जरी हुई है तो उसका यूरिन और इसके दरमियान का जो पाउच है वो रप्चर हो गया है, ठीक है, वो रप्चर हो गया जिसकी वजह से यूट्रस जो है ना फॉली पास्ट किया, यूरिन स्टार्टेड लीकिंग आफ्टर 10 days, व्हाट इज़ द कॉज। तो वेजिको विजाइनल फिस्टुला, तो जो विजाइना और यूट्रस के जो वॉल्ट बनाते हैं ना, उस वॉल्ट और विजाइना और यूट्रस के और ब्लैडर के दरमियान में वो एक लाइनिंग और फिस्टुला बन चुका है, जो है वो निकल रहा है उधर से यूरिन, ठीक है। एडमिटेड एयर हॉस्पिटल, बर्थ जो है ओवर ड्यू है, टीयरिंग ऑफ पेल्विक डायफ्राम, वो कौन है भाई, रिस्क लेवेटर एन आई 30 ईयर। उसके बाद लोअर सेगमेंट ऑफ फेनिस्टियल सी सेक्शन वॉज देर वॉज सीरोसिस, तो वो क्या है, वूंड डिसेंस, ठीक है। एक तो मोटापे को शो कर दिया ना उन्होंने, यहाँ पे और कोई इन्फेक्शन की बात शो नहीं की, मोटापे को शो किया हुआ है। ओबेसिटी कैलकुलेटेड एज, तो ओबेसिटी मोर देन 25% इन फैट्स इन द फीमेल, और अगर हो ना 18 से 24 होती है मेल में, और फीमेल में 25 से अबव होती है, 25 से 30 तक तो होती है, वो ओबेसिटी काउंट होती है, ठीक है। और बाकी बीएमआई आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा होता है वेट ओवर हाइट, ठीक है, इन मीटर स्क्वायर, वेट इन केजी, तो ये बीएमआई होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि फीडबैक विच हार्मोन एलएच सर्ज बिफोर ओव्यूलेशन, तो एलएच सर्ज को कौन लेके आता है, एलएच सर्ज को एक्चुअली हमारे पास जो है फीडबैक बाय विच हार्मोन एलएच सर्ज, तो वो एस्ट्रोजन लेके आता है, ठीक है। मेन जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है वो एस्ट्रोजन ही है। कॉमन लोकेशन ऑफ द यूरेटर डैमेज ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी इज़, तो हिस्टेक्टमी आपने कर दी तो क्या है भाई, ब्रेस ऑफ द ब्रॉड लेगामेंट है, सब पढ़ चुके हैं। चाइल्ड प्रेजेंट विद पेन, लंबर वेन, स्टोन जंक्शन, तो ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि इसका जो है वो कहीं पे कहीं दिया हुआ है, कहीं पे कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपने L2 को याद रखना है, जिस ऑप्शन में भी L2 होगा ना वो आपने टिक कर देनी है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्फाक्शन एरिया विल बी, तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स में पता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के पैरेलल, मतलब उनके लेफ्ट लेटरली चल रही होती है। पेशेंट स्ट्रोक एनेबल टू स्पीक भाई क्या है, स्पीक ब्रोकाज एरिया, ठीक है। अगर यहाँ पे अंडरस्टैंड का भी आता तो फिर हमारे पास वर्क ने की होता, अंडरस्टैंड नहीं करता, डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग लैंग्वेज, तो ये अब आ गया है वन की। यूस्टेशन ट्यूब एपिथेलियम इज सूडो सर्टिफाइड कोलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, ये हम पढ़ चुके हैं कि भी इसकी सीलिएटेड होती है, सूडो सर्टिफाइड कोलमनर। गोबलेट सेल रिप्लेस बाय ग्लास एट द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इस स्पेशल फीचर क्या है इसका, माइक्रोवेल आया होता है। ऑल्फैक्टरी नाक की बात हो रही है, नोज़ की। ईयर की बात हो तो ईयर में हमारे पास स्टीरोसीलिया होते हैं। नॉन डायबिटीज इसको नहीं है। राइनोसाइटस हो गया। सेप्टेट हाइफी किसके थे, एस्परजिलस के थे ना, सेप्टेट एस्परजिलस के होते हैं, और म्यूकोर के नॉन सेप्टेट होते हैं, और ये डायबिटिक्स में होते हैं। न्यूट्रोपिनिक ल्यूकीमिया, इस तरह के पेशेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि भाई किड हैविंग सिस्टिक फाइब्रोसिस डेवलप रिकरेंट इंजेक्शन और इन्फेक्शन ओस्टाइटिस मीडिया मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड फाइंडिंग इस, तो पहले भी इंक्रीज स्वेट क्लोराइड है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इसके अंदर रिसेप्टर्स का इशू होता है ना, जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है। तो वो ये है कि भाई उसके अंदर स्वेट जो है उसका वो ज़्यादा हमारा उसमें मिलता है, हमारे स्वेट इसके
स्वेट क्लोराइड होता है, इसके स्वेट में जो है वो इंक्रीज क्लोराइड होता है। ये उल्टा अजीब सा लिखा हुआ है। स्पर्मी एम्बोलिज्म हो गया है, ब्लॉक्स द ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट लंग एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फॉलोइंग अकर। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है, V/Q होती है ना, V/Q होती है। अब इसमें ये ऊपर वाली V है वेंटिलेशन और नीचे वाली Q है परफ्यूजन। अब आप नीचे वाली को ज़ीरो कर दो कि भाई एम्बोलिज्म आ गया तो कोई कुछ भी नहीं हो रहा, वेंटिलेशन उसकी ओके है, तो फिर ये क्या आएगा आंसर? इन्फिनिटी। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो ज़ीरो नहीं, गलत है। सिस्टमिक आर्टिरियल ऑक्सीजन विल बी एलिवेटेड, नो एक्सचेंज ही नहीं हो रहा। V/Q इन द लेफ्ट लंग विल बी लोअर, नो नो नो, लोअर नहीं इंक्रीज। उसके बाद कह रहे हैं एल्वेलायर ऑक्सीजन लेफ्ट लेग विल बी अप्रॉक्सीमेटली टू द ऑक्सीजन इन द इंस्पायर्ड एयर। तो जी यही है कि भाई एक्सचेंज नहीं हुआ, तो वी जो उसके लंग के अंदर जो हवा बाहर से आ रही है अंदर से आ रही है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि डोपामीन की हाफ लाइफ क्या है, तो डोपामीन की हाफ लाइफ 2 मिनट्स है, और हमने GnRH की भी पढ़ी थी, उसकी भी हमारे पास 2 मिनट्स है हाफ लाइफ, ठीक है। CGMP की हमने पढ़ी है कि ANP होता है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस एक्सपोजर टू नाइट्रिक इंक्रीज रिस्क ऑफ। तो नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास लाफिंग गैस को कहते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है लाइफिंग गैस होती है, इसका अगर बहुत प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है तो नमनेस होती है और विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। और ये उसका HB भी कम है, प्लेटलेट भी कम है, TLC भी उसका कम है, ठीक है। उसके बाद रेडिक काउंट है, रेडिक काउंट भी उसका कम है। रेडिक काउंट कितना होता है? 0.5 से 2.5 होता है ना रेडिक काउंट, तो उसका रेडिक काउंट भी कम है। तो पीछे रह के क्या गया मसला, क्या है भाई उसका? अब एब्लास्टिक एनीमिया, सब कुछ ही कम है ना इसमें। यहाँ पे हाइपोसेलुलर होती है बोन मैरो। CNS सिम्टम्स है, एमोनोरिया है, CNS सिम्टम्स है, एमोनोरिया है। शी इज़ डायग्नोज एज प्रोलैक्टिनोमा, शी हैज़ हेमिनियोपिया ऑन बोथ टेम्पोरल फील्ड ड्यू टू द लीन ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक कियाज्मा। ये सब पढ़ चुके हैं ना हम। पेशेंट प्रेजेंट विद हैविंग प्रोलैक्टिनोमा, नाउ प्रेजेंट विद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, निपल डिस्चार्ज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निपल डिस्चार्ज किससे होता है? डिक्रीज GnRH और हाई प्रोलैक्टिन। अब हाई प्रोलैक्टिन की ऑप्शन नहीं होगी तो डिक्रीज GnRH को हम चूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें ग्लैक्टोरिया की बात कर रहे हैं ना। प्रेजेंटेड विद निपल डिस्चार्ज, सेकेंडरी एमेनोरिया, हाई प्रोलैक्टिन लेवल, कॉज ऑफ एमेनोरिया इज, तो डिक्रीज GnRH। क्वेश्चन वर सेम इन द, अच्छा, एप्लास्टिक एनाल्जेसिक ओवरडोज हैविंग हाइपर वेंटिलेशन टैकीकार्डिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस मोस्ट लाइक ड्रग इज, तो ड्रग हमारे पास एस्पिरिन है। 41 हेमाटोक्रिट का क्या मतलब है कि उसमें 41% RBCs हैं। 47 हेमाटोक्रिट का क्या मतलब है? उसमें 47 हेमाटोक्रिट हैं, RBCs हैं। लीस्ट रिएक्शन बीटा B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज ट्रांसफ्यूज टू, हम पढ़ चुके हैं कि AB पॉजिटिव को हम B+ दे सकते हैं। इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन गिवन टू DKA मोस्ट इमीडिएट, तो मोस्ट इमीडिएट हमारे पास उसका इफ़ेक्ट होता था पोटाशियम वाला। पोटाशियम वाला कर लो या आप इंक्रीज़ pH वाला कर लो, ठीक है। इंक्रीज़ pH कैसे कि ये हाइपर कलीमिया होता है ना DKA में, DKA में हाइपर कलीमिया होता है, तो वो पोटाशियम को जाके सेल्स के अंदर डालना शुरू कर देगा। जब ये सेल्स के अंदर चला जाएगा, और साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस था ना इसके, जब ये सेल्स के अंदर डालना शुरू हो जाएगा तो ये हमारे पास हो गया हाइपोकलीमिया। और जब ये पोटाशियम अंदर जाते हैं तो 7 हाइड्रोजन हमारे बाहर आते हैं। ये हमारे पास होता है कलेक्टिंग डक्ट में होता है ये, ठीक है। ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में होता है, और कलेक्टिंग डक्ट के ये हमारे डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में होता है उसके। थ्रू विच फंक्शन हार्मोन रिलीज फ्रॉम वन सेट एक्ट लोकली इन द नियर द एरिया, तो नियर एरिया पैराक्राइन है, ठीक है। एंडोक्राइन में होता है कि ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऑटोक्राइन में होता है कि सेम सेल सेम जगह पे ही एक्ट करता है। पैराक्राइन हार्मोन जो है वो लोकली एक्ट करते हैं। न्यूरोक्राइन जो है वो पैरासिनेप्टिक लेफ्ट में एक्ट करते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक लेफ्ट में एक्ट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेज एंजाइम और H2O2 प्रेजेंट इन पैरोक्सीसोम्स में होते हैं, हाइड्रोलिटिक होते हैं लाइसोसोम्स में। आर्टरी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पिरामिड, तो वो आर्कुएट है, ठीक है। ये उसकी किडनी की बात हो रही है। डाइऑक्सिन टॉक्सिसिटी, तो डाइऑक्सिन टॉक्सिसिटी तब होती है जब हाइपोकलीमिया हो, ठीक है, अल्कलोसिस हो, और ड्रग दैट कॉजेज द हाइपोकलीमिया। तो क्विनिडीन जो है वो रिड्यूस द क्लियरेंस ऑफ डाइऑक्सिन एंड रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी। क्विनिडीन अगर किसी ने दे दिया डाइऑक्सिन के साथ तो वो उसकी टॉक्सिसिटी कर देगा, और डाइऑक्सिन इन रिटर्न जो है वो हाइपरकलीमिया करता है। लेडी विद टैम्पॉन भाई क्या है? स्टाफ ऑरियस है, और ये उसकी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, और उसकी पहली प्रेजेंटेशन स्किन जो स्क्वामेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डायरेक्ट वेस्कुलर इंजरी इन द सेप्टिक शॉक, तो वो हमारे पास है TNF।